हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं आईसीएसई 10th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। इस बोर्ड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये बोर्ड के बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आईसीएसई 10th क्लास के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एक्सेट्रा के सारे लेक्चर्स अलग अलग फैकल्टीज जिनको सालों का अनुभव है, जोन टॉपर्स क्रिएट किए हैं, वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ाएंगे उन्हें डिटेल में आपको सीखना है, जानना है, हमें फॉलो करेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे। वही क्वेश्चंस आएंगे जो हम यहाँ बताएंगे, वैसे ही लिखने होंगे जैसे हम बताएंगे, जैसे हम बताएंगे वैसे लिखेंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लास 10th वर्क एनर्जी पावर चल रहा था, रिस्पॉन्स के लिए वेट करना है। आगे 10th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चल रहा था। आज लास्ट लेक्चर है, इसके आगे हम इसे नहीं खींचेंगे। थोड़े से कुछ एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वाला पार्ट आपको रीड करना है। थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर लूंगा 5-10 मिनट, लेकिन वो रीडिंग का पार्ट है, आप रीड करेंगे, डेफिनेशंस याद करेंगे। फिलहाल डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जीज आज हम लोगों को, क्योंकि 2 लेक्चर से हम इस टॉपिक पर बार बार बोल रहे हैं कि ये करना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कुछ यूनिट्स के बारे में पेपर में एक नंबर में, कई बार एमसीक्यूज में और कई बार डेफिनेशन में पूछा जाता है, और कुछ बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज की बातें करते हैं, काम शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज देखिए, या डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जीज पहले। तो अगर हम एसआई यूनिट पर आए तो आप जानते हैं कि एसआई यूनिट बेटा बनती है जूल। लिखने का सही तरीका है, अगर पूरा जूल लिख रहे हैं तो स्मॉल से लिखें, और सिंबल बना रहे हैं तो कैपिटल बनाएं, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है। एसआई यूनिट जूल होती है। जूल की परिभाषा लिखें। जूल की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? जूल की डेफिनेशन लिखोगे कि 1 न्यूटन का फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कितना वर्क डन हुआ? जो वर्क डन हुआ वो 1 जूल कहलाएगा। और वर्क डन से होता क्या है? वर्क डन से एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो हम कहेंगे जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो कितनी है? वो 1 जूल है। अच्छा, ये जूल। सीजीएस के बारे में बात करो। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट बेटा अर्ग कहलाती है, ERG। और अर्ग और जूल का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल में 10 to power 7 अर्ग होते हैं। कई बच्चे 1 अर्ग में जूल पूछते हैं, तो कुछ मत करो, पावर को नेगेटिव बना दो। जूल क्या है, ये सॉरी अर्ग क्या है? अगर अर्ग को कन्वर्ट करना है तो 1 डायन का फोर्स लिखो, बाकी सब सेम लिखो। 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट लिखो और बाकी सब सेम लिखो। डेफिनेशन सेम, कोई अंतर नहीं। क्या करना है? 1 डायन फोर्स displaces a body by 1 meter, 1 meter नहीं, 1 centimeter in the direction of force, then the work done is said to be 1 erg. तो Newton becomes Dian and meter becomes centimeter. ठीक? Newton becomes Dian, meter becomes centimeter. तो फिर जो जूल है वो क्या बन जाएगा बेटा आपके लिए? अर्ग बन जाएगा। ये परिभाषा सिंपल जूल की है। जूल के अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं। जवाब यहाँ मैं आपको कुछ छोटी बातें बताता हूँ। देखो, पावर के बारे में जानो। पावर की एसआई यूनिट जब तुम पढ़ते थे बेटा, तो एसआई यूनिट लिखते थे पहले। एसआई यूनिट आप पढ़ते थे बेटा वॉट, WATT, और कैपिटल W इसका सिंबल होता था, वॉट। और फिर पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। बात तो एक ही है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम इनटू पावर या पावर इनटू टाइम, एक ही बात है। ये एनर्जी है आपके लिए। तो अगर ये एनर्जी है तो क्या करें? कुछ नहीं, बस कुछ यूनिट्स बनाते हैं एनर्जी की। देखिएगा, पावर को लिख सकते हैं वॉट, और टाइम की एसआई लिख सकते हैं सेकेंड्स। तो ये क्या बन गया बेटा? वॉट सेकेंड। अरे वाह, ये बन गया यूनिट। और इस वॉट सेकंड को ही बेटा अगर तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये वॉट सेकंड अपने आप में जूल है। वॉट सेकंड इज नथिंग बट जूल।
अब जूल बहुत बड़ी यूनिट नहीं है। हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो महीने तक यूज करते हैं, उस टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड का हम बिल देते हैं, वो लाखों करोड़ों जूल्स होती है। और करोड़ों जूल्स करके लिखना मतलब 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8 के ऑर्डर्स में किसी नंबर को डील करना अच्छा नहीं होता है, तो हम जानबूझ के एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं। तो बड़ी यूनिट क्या बनाते हैं? टाइम को ये लोग कहते हैं कि सेकंड बना लेके एनर्जी जो तुम्हारे पास है इसकी टाइम की यूनिट ना लेके, सेकंड ना लेके आर ले लो, तो एक यूनिट बन जाती है बेटा आपके लिए, पावर वॉट में लिखी गई और टाइम जो लिखा गया वो आर में लिखा गया, तो एक यूनिट बन गया एनर्जी की हमारे पास वॉट आर। बड़ी अच्छी यूनिट है। अब ये वॉट आर क्या है समझो, एक वॉट का कोई सोर्स है, इतनी पावर का कोई सोर्स, मतलब बल्ब लगा लिया, कोई लोड है, बल्ब लगा लिया, वो बल्ब अगर 1 घंटे तक यूज किया जाए तो 1 वॉट की पावर कंज्यूम कर रहा है और 1 घंटे तक कर रहा है, तो जितनी एनर्जी वो टोटल कंज्यूम कर लेगा वो 1 वॉट आर एनर्जी कहलाएगी। 1 वॉट की पावर को 1 घंटे तक इस्तेमाल करो तो एनर्जी 1 वॉट आवर है। इसी तरह यहाँ क्या था, 1 वॉट की पावर को 1 सेकंड तक यूज करो तो वो जूल है, अच्छा, या वॉट सेकंड। तो इस परिभाषा को कैसे लिखा जाएगा? A load of 1 watt consumes energy for 1 hour. Then the total energy consumed is 1 वॉट आर। कह रहा है कि अगर वॉट आर में तुम्हें एनर्जी लिखनी है तो क्या करना है, 1 वॉट के किसी एक सोर्स को 1 घंटे तक इस्तेमाल करो, तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा वो तुम्हारे लिए 1 वॉट आर बन जाएगी। ये अच्छी परिभाषा है, पेपर में पूछी जाती है, पर ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, इससे बड़ी है, ठीक, लार्जर। जूल से बड़ी यूनिट बनाई, पर ये इतनी बड़ी यूनिट नहीं है कि हम अपने घर में एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, बड़े बड़े अप्लायंसेस चला रहे हैं, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं इनका नंबर बहुत ज्यादा है, इस वजह से और बड़ी यूनिट बनानी पड़ती है, जिस बड़ी यूनिट से हम बड़े नंबर को आसानी से डील कर पाए। नथिंग स्पेशल। वो क्या है, हम लोगों ने लिखा है वॉट आर, इसको और बड़ा करने के लिए एक चीज आती है, इसको बोलते हैं किलो वॉट आर, तो हम लोग किलो वॉट आर पे जाते हैं। KWH यहाँ लिखते हैं, KWH पूरा क्या है भाई, किलो वॉट आर। ये जो किलो वॉट आर है ना, इसकी सबसे खास बात ये है कि किलो वॉट आर को कई किताबें क्या है ही वो वही चीज कि इन्हें कॉमर्शियल यूनिट भी बोलती हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कॉमर्शियल यूनिट। अब ध्यान दो, कॉमर्शियल यूनिट का क्या मतलब है, घर में तुमने बिजली का बिल देखा होगा, 200 यूनिट, 500 यूनिट, 300 यूनिट का बिल आता है, तो जो घर में मीटर में बिजली का बिल आता है उसमें जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिट यही किलो वॉट आर होती है, इसको कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। इसी के हिसाब से चीजों को, एनर्जी को रेट किया जाता है। देखो कैसे लिखेंगे, हमने लिखा 1 किलो वॉट और साथ में आर है। परिभाषा तो पुराने जैसी ही दिख रही है कि सर वॉट आर को जैसे डिफाइन किया था वैसे ही किलो वॉट आर को डिफाइन कर दे, पर ये तो पता हो कि किलो वॉट क्या होता है, तो वॉट ही है, बस किलो का थोड़ा सा झंझट है वो पता चल जाए। किलो कन्वर्जन फैक्टर है और ये प्योर नंबर है, इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सेंटी होता था, जैसे किलो होता था, जैसे मेगा होता था, उनमें से 1 किलो है, ठीक है ना, तो किलो का मतलब 10 टू पावर 3 यानी कि 1000 से मतलब है। तो किलो वॉट का क्या मतलब निकालोगे तुम, किलो वॉट का मतलब निकालोगे 1000 वॉट। तो इसी तरह से जैसे वहां हमने डेफिनेशन बनाई थी, यहां भी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या डेफिनेशन बनाएंगे कि अ लोड ऑफ 1 किलो वॉट, ध्यान दीजिएगा,
consumes energy for 1 hour, then the energy spent is said to be 1 किलोवाट आवर। तो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है इसी में नापी जाती है। दुनिया भर में जब भी कभी कमर्शियल लेवल पर एनर्जी का मेजरमेंट होता है तो वो इस kWh में ही होता है। बताया क्या गया है उसे बहुत ध्यान से सुनना। कहा गया है कि सोर्स कितना होना चाहिए, 1 किलोवाट का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 1 किलोवाट का, और वो कितनी देर यूज हो, 1 आवर तक यूज हो। इसका मतलब 1000 वॉट का कोई सोर्स, कोई लोड 1 घंटे तक यूज किया जाए तो जितनी एनर्जी उसमें स्पेंड हो जाएगी वो एनर्जी 1 किलोवाट आवर होगी। इसकी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर वैल्यू की चर्चा करनी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर वॉट के साथ सेकंड लगा होता तो वो जूल बन जाता। अभी आर लगा इसलिए वो जूल नहीं है, तो चुपचाप इसको जूल में कन्वर्ट करो। तो देखो 1 kWh का मतलब जो है वो निकल कर आता है 1 × 10⁻³ ये जो किलो है ये 10⁻³ हो गया। अब इसके बाद वॉट है, वॉट तो जूल अपॉन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दो, वॉट कन्वर्ट्स इनटू जूल पर सेकंड, क्योंकि वॉट की परिभाषा ही जूल पर सेकंड थी। और जो तुम्हारा आर है ये आर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 हो जाएगा और यहां लिखा जाएगा सेकंड। अब आर से सेकंड में 3600 कैसे हो गया, क्योंकि एक आर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 3600 आपको दिखाई देगा, जिससे मालूम चलेगा कि आर में 3600 सेकंड्स होते हैं। आप देखें वो तो कन्वर्जन फैक्टर था, सेकंड से सेकंड कैंसिल होता है तो आंसर जूल में ही बच जाएगा। तो 3600 इंटू 10⁻³ जूल। आप पाएंगे कि ये लिखा गया है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नहीं समझ में आता है, 1 2 3 प्लेसेस पीछे डेसिमल ले गए हैं तो 10 की पावर में भी 3 का ही इंक्रीमेंट होगा। देखिए 3 डेसिमल पीछे ले गए तो 10 की पावर भी 3 बढ़ा दी 6 हो गई। यानी 1 kWh 1 किलोवाट आवर जो है वो इतने जूल के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। और ये वाली जो चीज आपको मैंने अभी बताई, ये चीज मानकर चलिए आपके पेपर में ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, वॉट आवर की भी आनी चाहिए, किलोवाट आवर की भी आनी चाहिए। अब एक परिभाषा और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। बताता हूं क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है वो समझो। सबसे पहले जानो कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसपे आई होप नेगेटिव चार्ज होता है, ये सबको मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा कब, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो मूव करने के लिए इसे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक, नेगेटिव चार्ज है लोअर से हायर जाएगा, पॉजिटिव होता तो हायर से लोअर जाता है। तो नेगेटिव चार्ज इस वजह से लोअर से हायर पोटेंशियल तक जाता है। मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल है कुछ V1 और यहाँ पोटेंशियल है कुछ V2 और हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर उसकी एनर्जी है eV1, यहाँ उसकी एनर्जी है eV2, और जितना एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास है और तुम पोटेंशियल डिफरेंस से दौड़ रहे हो, और दौड़ने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज पार्टिकल दौड़ने लग गया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। और वो काइनेटिक एनर्जी क्यों आई, क्योंकि तुमने उसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एनर्जी दी। जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो
पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और डिटेल में सीखेंगे। इट्स काइंड ऑफ धक्का, जैसे प्रेशर डिफरेंस होता है जो लिक्विड को फ्लो कराता है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को फ्लो कराता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज को धक्का मारा जा रहा है, चार्ज दौड़ेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि धक्का लगाने की ताकत कितनी ज्यादा दी गई है। जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा उतना ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो कहा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाएगा तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने से जितनी काइनेटिक एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो गेन की हुई काइनेटिक एनर्जी ही उस इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास जो हमारा सुंदर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर कहीं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, यहाँ 1 वोल्ट मानते हैं और यहाँ 0 वोल्ट मानते हैं। लोअर डिवाइड जाता है, ठीक, तो कर लेते हैं 0 वोल्ट यहाँ माना और यहाँ 1 वोल्ट माना, तो ये हो गया लल्लू प्रॉब्लम और ये हो गया अपू प्रॉब्लम, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी बेटा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर रहा है वो सारी की सारी कहला रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहला रही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि जिन पॉइंट्स के बीच में तुमने इसे एक्सेलरेट कराया, काइनेटिक एनर्जी दी, उनके बीच में अगर आप देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो तुम पाओगे कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। अब इसमें एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कब पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। जब हम वहां पहुंचेंगे तो डिटेल में करेंगे उसे। Q इनटू V। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है? 1.6 10⁻⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1। तो ये तो आंसर जूल में आना चाहिए। जी सर, जूल में आना चाहिए। पर इसे ही तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो बन गई 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट क्यों है? स्मॉल यूनिट। भैया इलेक्ट्रॉन के पास हमारे जितनी एनर्जी थोड़ी होगी। क्यों नहीं होगी? अबे करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन से मिलके हम बने, तो उन सबकी कलेक्टिव एनर्जी तो कॉमन सेंस से ज्यादा होगी। तो उस नन्हे से पार्टिकल के पास बहुत छोटी सी एनर्जी है, उसे जूल में मेजर करना ठीक नहीं है क्योंकि उसके लिए नंबर इतना टेढ़ा मेढ़ा बड़ा सा आता है। तो उसे शॉर्ट करके पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा है कि एक छोटी यूनिट क्रिएट कर लो जिसको तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हो। और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये रट कर रखना है, ये सुपर डुपर हिट इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा जो लिखी है सारे कीवर्ड्स यहां मार्क्ड हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ऐसा लिख कर आएंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके अलावा बच्चों एक परिभाषा हमारे पास आती है और वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर की कॉमर्शियल यूनिट क्या है समझाते हैं। देखिए, पावर की कॉमर्शियल यूनिट एक बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप की यूनिट है बेटा, देखनी पड़ेगी उसे। वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर को लिखा जाता है बेटा शॉर्ट में HP, और 1 HP की जो वैल्यू है वो 746 वॉट होती है। SI से रिलेट करना बहुत जरूरी है। SI से रिलेट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स पावर क्या होता है। हॉर्स पावर इज नथिंग बट 746 वॉट। ये कहां से कन्वर्जन आया है, इसके पीछे का एक इतिहास है। मैं उस इतिहास पे डील नहीं करना चाहता हूँ, टाइम लगेगा, मुझे अपने पास कोर्स करने का टाइम पहले है और फर्जी का इतिहास सीखना बाद में है। हालांकि फालतू का नहीं है, लेकिन फिर भी 1 हॉर्स पावर = 746 वॉट, ये मोटा मोटा आंकड़ा है और ये याद होना चाहिए। हॉर्स पावर जो है वो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है, और इसी की बजाय
इससे पहले चले जाएं तो kWh जो आता है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आता है, ये ध्यान देना है। तो इन दो बातों को अगर थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आराम से काम हो जाएगा। ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जीज हैं, जितनी मैंने बोली इसके अलावा बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन आपके एग्जाम में वही आएंगे जो मैंने पढ़ाया है। बोर्ड पे जो लिखा है इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा। अगर ये याद है तो मानकर चलिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा। तो ठीक है, बात खत्म हो गई। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जीज एंड पावर हो चुका है। अब चर्चा है न्यूमेरिकल्स की। तो हम कहेंगे किसकी बारी आ गई? न्यूमेरिकल्स आरंभ। न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। चलो देखो पहला क्या कह रहा है, बहुत इत्मीनान से आराम से देखना, सवाल अच्छे हैं, क्रिस्पी, मजा आएगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो पिक करो डेटा को। काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। के का फॉर्मूला दिमाग में घूमना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। रिक्वायरमेंट किसकी? एम और वी की। दे रहा है क्या? देखो मास 1 किलोग्राम दिया उसने, मास मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड दे दिया उसने डेटा। तो डेटा नोट करो, मास इज 1 किलोग्राम्स। आप डेटा नोट करते वक्त यूनिट पे बहुत ध्यान देना है। इफ यू डू नॉट गिव यूनिट्स तो गड़बड़ है। मास हो गया, उसके बाद कितनी स्पीड दे रहा है वो? 10 मीटर्स पर सेकंड। पूछ रहा है आपसे काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। आप यहाँ पर अगर इस प्रकार से लिख देते हैं कि वी नो दैट, और यहाँ लिख देते हैं गिवन। जो डेटा हमने चोरी किया उसमें गिवन लिख दो, फॉर्मूला लगाते समय आप लिख दो वी नो दैट। इससे टीचर खुश हो जाता है कि आपने बहुत सही तरह से किया। तो हाफ m1 10 स्क्वायर, इट बिकम्स 100/2, दैट इज नथिंग बट 50 जूल। अब क्योंकि सारा कुछ तुमने एसआई में रखा था तो आंसर भी एसआई में आएगा। इस वजह से चीजों को अगर एसआई में डील करते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती आंसर निकालने में, यूनिट सोचना नहीं पड़ता है, आ जाती है सब चीजें ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। If the speed of a car is halved, how does its kinetic energy change? सवाल को देखो, स्पीड को कर दिया गया है आधा और काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछा जा रहा है। यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछा जा रहा है। तो पहले कुछ स्पीड थी और बाद में उसकी आधी कर दी गई। कितनी थी ये नहीं बताया गया, बस ये बताया गया जितनी थी बाद में उसका आधा कर दिया गया। तो चलो देखो, let's assume स्पीड b v, और कौन सी स्पीड? इनिशियल स्पीड d v। तो फिर पहले वाली काइनेटिक एनर्जी k1 कितनी होगी? हाफ m v स्क्वायर। फाइनल स्पीड इक्वल टू v/2। कहोगे v/2 क्यों? क्योंकि पहले का स्पीड बाद में कितनी कर दी गई? हाफ। यहां लिख दो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक लगता है देखने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा ऐसा कांड हुआ। फाइनल स्पीड v/2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m v/2 इस पूरे का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए क्या बन गया? हाफ m v स्क्वायर इंटू 1/4। तो रेशियो ले लीजिए, k2/k1 इक्वल टू k2 कितना है बेटा? हाफ m v स्क्वायर इंटू 1/4, और k1 कितना है बेटा? ये तो सिंपल हाफ m v स्क्वायर है। तो आप देखिए ये और ये कट जाएगा, तो k2/k1 कितना हो जाएगा? 1/4। तो k2 कितना हो जाएगा? k1/4, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 1/4 हो गई काइनेटिक एनर्जी। और इसका आंसर तुम कैसे लिखोगे बेटा? आंसर लिखोगे काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू से 1/4 हो गई। मेरे हिसाब से चीजें बन गई, बात हो गई। ठीक, ऐसे लिखना पड़ेगा। जिसने भी ये निकाल कर दिखाया और ये नहीं लिखा तो वो गड़बड़ है। हालांकि गड़बड़ कुछ नहीं, आंसर आपने निकाल दिया है, बट जिस तरह रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है वो रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो आखिरी में आप ये स्टेटमेंट डालिए उसमें।
देखो अगला क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी है बल्कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो चेंज निकालना है ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सेम सवाल हो गया है, जैसा पिछला था वैसा ये भी हो गया है कि इनिशियल वेलोसिटी से आधी हो गई है वेलोसिटी, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। आई होप ये चीज जो निकाला था तो रेशियो हमने निकाल दिया था, अभी कितना हो गया है, अब वो डिक्रीमेंट पूछ रहा है, तो डिक्रीमेंट का मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक। डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि अगर पहले काइनेटिक एनर्जी K1 थी और बाद में काइनेटिक एनर्जी K2 हो गई, K1 बड़ी है K2 छोटी है, तो ये जो चीज निकाले तुमने इसी टर्म को बोल दिया बेटा डिक्रीज। क्या बोला? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितना डिक्रीज हुआ? तो ध्यान दो, अभी पिछला सवाल हम लोगों ने लगाया इसलिए इसको हम लोग रिपीट करने की इच्छा में है कि शायद इसको रिपीट करना चाहिए या फिर टिक लेना चाहिए। K1 की वैल्यू लिखी जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर और K2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम वी बाय 2 का होल स्क्वायर, जिसको लिखोगे हाफ एम बी स्क्वायर और नीचे वाला 2 को बना दोगे 1/4। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब इसमें अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि चेंज कितना आया, तो K1 माइनस K2 चेंज आया, दैट इज डेल्टा K। तो K1 कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर था। K2 कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/4 है। तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, पहले टर्म में 1 बचेगा और दूसरे में 1/4 बचेगा। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर को तुम बहुत ध्यान से देखोगे वो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 की वैल्यू, तो जस्ट पुट K1, एलसीएम लोगे 4 रहेगा, इधर आएगा 4, इधर आएगा 1, फिर K डेल्टा K देखना क्या बन रहा है, डेल्टा K बिकम्स K1 इंटू 4 माइनस 1 इज 3, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 3/4 रिड्यूस हो गई। ठीक, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस बाय 3/4 ऑफ K1। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 3/4 का अमाउंट कम हो गया और 1/4 बचा। अगला देखो क्या है, दो बॉडीज हैं, उनके इक्वल मासेस हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है मास के बारे में बताना क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे सवाल चल रहा है। इक्वल मासेस है एंड आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज विद v एंड 2v। दो डिफरेंट बॉडीज है, मास बराबर है, एक की वेलोसिटी v, एक की 2v है। काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालना, तो जुगाड़ मत फिट करना, मैं पहले कह रहा हूं जहां पर भी सिंगल पावर ना हो के स्क्वायर क्यूब आ जाता है वहां पर रेशियोज बदल जाते हैं। इस वजह से ऐसा कोई भी सवाल है तो उसमें जुगाड़ फिट नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए, फॉर्मूले से वैल्यू निकालिए और बाद में वैल्यूज का रेशियो लीजिए तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पहले किसी एक बॉडी का नाम देता हूं K1 और किसी दूसरी बॉडी के लिए नाम देता हूं K2, ये काइनेटिक एनर्जीज है। मासेस बराबर लेने, कितने लेने मुझे नहीं पता, लेकिन मासेस बराबर लेने। तो पहली वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v, हमने हाफ एम वी स्क्वायर लिखा। दूसरे वाली बॉडी की वेलोसिटी 2v है, तो हम बेटा 2v का स्क्वायर लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम कर भी चुके हैं कि अगर वेलोसिटी 2v है तो हाफ एम वी स्क्वायर में वेलोसिटी का स्क्वायर होता था, जो भी वेलोसिटी होता है स्क्वायर होता, तो उसको तो वहीं रहने दो। इसको खोल लो बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर और जो 2 का स्क्वायर हो रहा है वो बन जाएगा 4। एंड नाउ इफ यू वांट टू टेक द रेशियो तो आप K1 अपॉन K2 निकाल लीजिए एंड यू विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर इनटू 4। इस हाफ एम वी स्क्वायर को पूरी तरह काट दीजिए तो K1 बाय K2 विल बिकम 1/4। ये K1 बाय K2 का रेशियो है, K2 बाय K1 नहीं है। अगर K2 बाय K1 पूछा गया होता तो हम K2 बाय K1 निकालते, वो 4/1 आ जाता। तो इस बात पर बहुत ध्यान देना कि ये जो क्वांटिटी लिखकर मिल रही है ये एक्चुअली क्या पूछी गई है, K1 बाय K2 पूछी गई है, K2 बाय K1 पूछी गई है। हमें कैसे पता कि K1 बाय K2 पूछी गई? आप देखो, पहले उसने फर्स्ट बॉडी बताई है, बाद में सेकंड बॉडी बताई है और बाद में बिना किसी जानकारी दिए उनका रेशियो पूछा है। तो जिस सीक्वेंस में इनका नाम बताया जाएगा उसी सीक्वेंस में इनका रेशियो भी पूछा गया होगा। अगर उस सीक्वेंस का उल्टा पूछा गया है तो वो क्वेश्चन पूछते समय आखिरी में इनके रेशियो में बताते कि किसको ऊपर किसको नीचे रखना है। अगर नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं किस तरह रेशियो निकालना है, तो जिस सीक्वेंस में वैल्यूज गिवन है उसी सीक्वेंस में हमें रेशियो निकालना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला देखिए, एक बॉल है जिसका मास 0.5 किलोग्राम है
और वो स्लो डाउन होती है 5 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड में। ये डबल डैश मत समझना, मीटर पर सेकंड है। यानी कि अगर मैं इनिशियल स्पीड देखूं तो बच्चे वो 5 मीटर पर सेकंड है, और मैं फाइनल स्पीड देखूं तो वो 3 मीटर्स पर सेकंड है। इसका मतलब बॉल की स्पीड कम हो रही है, बॉल रिटार्ड हो रही है, यानी कि बॉल धीमे हो रही है। अच्छी बात है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। और फिर अगर दुनिया वाले मास पर कमेंट करने के लिए बोले तो आई होप 0.5 किलोग्राम मास डेटा में शुरुआत ही दे दिया, शुरुआत में दिया हुआ, देखें ये मास दिया हुआ। इनिशियल स्पीड भी दी हुई है 5 की, और फाइनल स्पीड दी हुई है 3 की। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल बताइए। तो चेंज निकालने का कोई जुगाड़ थोड़ी है, सिंपल है। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों को माइनस कर दो, और माइनस करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, तुम क्या कहते हो? के इनिशियल हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, यानी कि हाफ हाफ रहा। इनिशियल ये मास तो 0.5 है, 0. को 1/2 लिख सकते हो, वो थोड़ा सा सॉल्व करने में आसान रहता है। इनिशियल स्पीड 5 है तो हमने 5 का स्क्वायर रख दिया, ये बन गया 1/4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, एंड यू विल गेट 25/4 जूल ऑफ एनर्जी, जो कि इनिशियल है। इसी तरह बेटा आप पाएंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे हाफ, मास तो उतना ही है लेकिन स्पीड बदल के v फाइनल हो गई है, तो हाफ ऐसे ही रहा, और मास की जगह भी हम 1/2 ही लिख लेते हैं, और फाइनल स्पीड 3 है तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे, तो 1/4 इंटू 9, तो दैट बिकम्स 9/4 जूल। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब वो पूछ रहा है डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए कि के इनिशियल माइनस के फाइनल करते हैं। कुछ बच्चे इस प्रकार का सवाल कर सकते हैं कि सर फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं किया? तो जब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करोगे तो ये बड़ा है छोटा है, आंसर नेगेटिव में आएगा, एंड नेगेटिव ये बताएगा कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। फाइनल माइनस इनिशियल करके जो नेगेटिव बताएगा वो डिक्रीमेंट बताएगा, एंड डिक्रीमेंट इज नोन कि हाँ डिक्रीज ही हो रही है, बड़ी है, इनिशियल वैल्यू छोटी है, फाइनल वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख लेते हैं कि डिक्रीजेस। वो नेगेटिव से डिक्रीमेंट बताता है, इस वजह से हमने क्या किया कि बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को बाद में रख दिया, जिससे नेगेटिव आंसर ना आए, नथिंग स्पेशल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चा? 25/4। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? 9/4, और बिल्कुल सिंपल है कि एलसीएम ले लिया 4, यहाँ आया 25, यहाँ आया 9, सॉल्व करेंगे आएगा 16/4, और आंसर आएगा 4 जूल। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो 4 जूल का आ रहा है। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना? इजी है, टफ नहीं, और ये पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो बेटा अगला सवाल, अगले सवाल पे और क्या कह रहा है? एक बॉडी है 10 किलोग्राम की, बहुत ध्यान से देखो, ये बॉडी 10 किलोग्राम की, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकंड है, कोई इशू की बात नहीं, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। यानी कि मास के बारे में बताया उसने, तो सबसे पहले मास नोट करो, 10 kg है, एसआई में दिया है, प्रॉब्लम नहीं है। उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है, इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर्स पर सेकंड। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ्ड, यानी कि अब जो बाद वाला मास है m प्राइम वो डबल कर दिया गया है, डबल करने का मतलब 10 का कर दिया गया है 20 kg, एंड वेलोसिटी इज हाफ्ड, यानी कि जो बाद वाली वेलोसिटी है उसको आधा कर दिया गया है, यानी कि 20 से कर दिया गया 10 मीटर पर सेकंड। बताइए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और चेंज भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये इनिशियल कंडीशंस है ऊपर वाली, और नीचे वाली फाइनल कंडीशंस। तो चलो देखो, इसको लिखो इनिशियल कंडीशन, इसको लिखो फाइनल कंडीशन। चेक करते हैं भाई, के इनिशियल की बातें करते हैं। के इनिशियल का मतलब होगा हाफ एम यू स्क्वायर, वी स्क्वायर, यू ए की बात है, मास की जगह 10 है, और स्पीड जो है वो 20, और क्या तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा? हाफ इंटू 10, 20 का स्क्वायर बेटा 400 होता है, तो ये 410 4000 हो गया, और 4000 का आधा करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 2000 जूल। ये बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, एंड यू विल गेट द आंसर फॉर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आप देखोगे के फाइनल की वैल्यू क्या लिखोगे? हाफ एम डैश यू डैश का स्क्वायर। हाफ एम कितना है बेटा? एम तो डबल कर लिया था, तो बेसिकली 20 बन गया था, और यू कितना हो गया था? 10, 10 का स्क्वायर, एंड यू विल गेट 20 इंटू 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2, ये आया, और 100 इंटू 10 कितना हुआ?
1000 जूल। तो हमारे पास सेकंड केस में जो आंसर आ रहा है वो 1000 जूल आ रहा है। कितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। हमें पता है कि इनिशियल वैल्यू ज्यादा, फाइनल वैल्यू कम है, इसका अर्थ ये है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई होगी, है ना। अब चेंज के बारे में बात करें, इनिशियल बेटा 2000 की और फाइनल जो है वो 1000 है, तो बेसिक आइडिया कहता है कि माइनस करके 1000 जूल्स का चेंज आया किसमें बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। इस प्रकार के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप उनको समझें अच्छी तरह, कोई इशू नहीं, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं बेटा अगला क्या है। अगला सवाल आपको सजेस्ट कर रहा है द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट। पावर का सवाल है भाई, 40 किलोवाट पावर है, तो हम सीधा पावर नोट करते हैं। पावर इज 40 किलोवाट। पसंद मत करो इससे, किलो को कन्वर्ट करो, सीधा नंबर में लिखो, शब्दों में नहीं। हम मैथ से डील कर रहे हैं, नंबर से डील करेंगे, शब्दों से नहीं। तो 40,000 वॉट की पावर है किसी मोटर की। At what speed can the motor raise a load of 20,000 न्यूटन? लोड जो बता रहे हैं वो है 20,000 न्यूटन का, और इसे कितनी स्पीड से उठाया जा सकता है पूछ रहे हैं। लोड में ही सारा राज छुपा है। लोड एक्चुअली आपके मोटर के द्वारा अप्लाई की गई किसी प्रकार की फोर्स है जो 20,000 न्यूटन्स की है, उसे कितनी स्पीड से रेस कर सकता है। तो कुछ खास नहीं। पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं फिर से डेरिवेशन करके बताता हूँ। पावर होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थोड़ी सी इसकी साथ सज्जा कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, F इंटू एस बाई टी, और S बाई टी को आप वेलोसिटी लिख लीजिए। तो पावर का जो फॉर्मूला है बेटा वो F डॉट V बन जाता है। फोर्स जो है वो प्रॉब्लम में दे रखी है कि 20,000 है, वेलोसिटी के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं तो जाने देते हैं, लेकिन पावर जो है वो 40,000 वॉट बताई गई है। तो फिर 20,000 40,000, तो V की वैल्यू कितनी आई बेटा? 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000। आप डिवाइड लगा दीजिए, बेसिक डिवीजन, आंसर आ जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। आई होप इसमें कोई चमत्कार, कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इजी है, सरल है, आसान है, सब बन जाता है। और इस तरह से हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगाई हैं आज भी, इससे पहले लेक्चर में भी, और बहुत तरह की चीजें कर ली हैं। एफिशिएंसी अच्छी तरह पढ़ी, एफिशिएंसी के प्रॉब्लम लगाए, वर्क एनर्जी थ्योरम करी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी करी, वर्क के मेथड सीखे। चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है, कंप्लीट होता है। एक सेगमेंट मैं आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ, वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद करिए, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन याद करिए, हाइड्रो एनर्जी की डेफिनेशन याद करिए, जियोथर्मल एनर्जी की डेफिनेशन याद करिए। समय आने पर वो डेफिनेशंस आपको जरूर पढ़ाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, हम थर्ड चैप्टर पे जंप करेंगे जिसको बोलते हैं मशीन्स। फिलहाल वो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं उन्हें आप रीड करिए, क्योंकि 9th में वो पूरा चैप्टर आप पढ़ के आए तो आपको पहले से आता है, इसलिए उस पर उतना जोर नहीं देना। जो जोर देना है वो मैंने जहां देना था वहां पूरा स्ट्रेस दिया है अपना, इसलिए आप पावर के कॉन्सेप्ट्स को डील करें। 6 लेक्चर हमारे हैं, 6 के 6 लेक्चर देखिए, वर्क एनर्जी पावर एग्जॉस्टिवली खत्म हो जाएगा। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम यही कर रहे हैं, जो आप मैक्सिमम अच्छा कर सकते हैं उसको और मैक्सिमाइज कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतना हमारा फायदा होगा, आपका फायदा होगा। मैं फॉलो करिए। आईसीएससी 10th का एग्जामिनेशन के लिए कोई तैयार नहीं करा रहा है, साउथ सिटी पीसीएमबी तैयार करा रहा है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग स्पेशल बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, आप देखेंगे इनका करियर पता करेंगे तो सबने अपने अपने इलाकों में जोन टॉपर्स बनाए, मतलब शहर के टॉपर्स बनाए और ओवर द इयर्स बनाते आ रहे हैं। फिलहाल साउथ सिटी पीसीएमबी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए ताकि वीडियोस आपको मिलते रहे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, आपको इस पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पूरे साल पढ़ाता रहूंगा। ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज चल रही है और आईसीएसई 10th के लिए चल रही है। यहाँ बच्चे बहुत भटकते हैं, आप हमारे पास आइए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे मशीन्स चैप्टर के साथ, और उसके बाद मशीन के उन कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जिन्हें बहुत कूड़ा तरीके से पढ़ा दिया जाता है या फिर रटाकर छोड़ दिया जाता है। हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन स्टार्ट करेंगे और डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और मशीन्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।